आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10, पूर्वी सीमांत असम। भारत एक अनेक राज्यों और भूभागों वाला देश है। यह भौगोलिक स्थितियों में आपस में काफी भिन्न है। यहाँ असम प्रदेश का चित्रण किया गया है और इसकी विशेषताओं की ओर मन आकर्षित किया गया है। लेखक ने असम की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सभी विशेषताओं का विस्तार से वर्णन किया है। तो यहाँ पर लेखक ने असम की आर्थिक, भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में वर्णन किया है। वो उसको पढ़ते हैं। कुछ लोग इसे दुर्गम, ऊंचे पर्वतों, भयंकर भूकंपों और भयानक बाढ़ का प्रदेश समझते हैं। कुछ हरा भरा वन प्रांत मानते हैं जहाँ गैंडे, हाथी, चीते और बाघ घुमा करते हैं। इसे कामरूप की जादूगरनियों का देश समझते हैं जहाँ कामाख्या देवी का मंदिर है। यानी असम पे क्या है? कामाख्या देवी का मंदिर है, जिसके कारण लोग इसे कामरूप की जादूगरनियों का देश भी समझते हैं। और यहाँ पर हरे भरे वन है और जिन वनों में गैंडे, हाथी, चीते और बाघ घुमा करते हैं। कुछ ब्रह्मपुत्र का प्रदेश जो नाना जातियों के गीतों से गूंजता रहता है। पौराणिक कथाओं में इसका नाम प्रागज्योतिष मिलता है। अभी इसे कामरूप कहा जाता रहा है और आज यह असम कहलाता है। तो पहले इसे कामरूप कहा जाता था और आज इसे हम क्या किस नाम से जानते हैं? असम कहलाता है। कालिदास ने रघुवंश में इसे नील लोहित कहकर पुकारा है। कालिदास जी जो है उन्होंने अपने रघुवंश में इसे नील लोहित कहकर पुकारा है। प्रत्येक नाम का कोई न कोई अर्थ है। असम नाम बहुत नया है। वर्मा की ओर से आने वाली अहोम जाति ने इस प्रदेश पर 600 वर्ष तक शासन किया था। उसी अहोम शब्द से यह असम बना है। यानी ये जो असम शब्द है वो किससे बना है? अहोम से, क्योंकि अहोम जाति ने इस प्रदेश में 6 वर्षों तक शासन किया था और उन्हीं के नाम पर ये असम शब्द बना है। यहाँ के निवासी इसका उच्चारण अहोम ही करते हैं। भौगोलिक दृष्टि से यह प्रदेश सचमुच असम है, ऊंचा नीचा है। असम में नाना जातियों का संगम हुआ है। 100 के ऊपर बोलियां यहाँ पर बोली जाती हैं। यानी यहाँ पर 100 से भी ऊपर बोलियां बोली जाती हैं। इन सब के रीति रिवाज बहुत ही अलग अलग हैं। कभी यहाँ शैव तांत्रिकों का प्रभाव था। कामाख्या देवी की पूजा उसका प्रमाण है। बौद्ध धर्म का प्रभाव भी यहाँ बहुत दिनों तक रहा। यह धर्म तिब्बत और चीन से होकर यहाँ पर आया। यानी बौद्ध धर्म का जो यहाँ पर बहुत दिनों तक प्रचार रहा और जो कि तिब्बत और चीन से होकर यहाँ पर आया था। 15वीं शताब्दी में शंकर देव ने इस प्रदेश में वैष्णव धर्म का प्रचार किया। मुसलमानों के साथ इस्लाम और अंग्रेजों के साथ यहाँ ईसाई धर्म का प्रवेश हुआ। यानी यहाँ पर मुसलमानों के साथ इस्लाम धर्म का भी और अंग्रेजों के साथ ईसाई धर्म का भी प्रचार हुआ। पहाड़ी जनजातियों में विशेष रूप से ईसाई धर्म फैला। यानी जो भी पहाड़ी जनजाति थी उनमें विशेष रूप से ईसाई धर्म फैला। उनके अपने आदिकालीन धर्म और तंत्र भी कम रोचक नहीं है। इस प्रकार असम नाना धर्मों और मान्यताओं का विचार गुलदस्ता था। यानी यहाँ पर नाना प्रकार के धर्मों और मान्यताओं का विचार था। इस प्रदेश की संस्कृति के निर्माण में नारी का प्रमुख स्थान है। यानी इस प्रदेश की संस्कृति के निर्माण में नारी का जो है एक प्रमुख स्थान था। कोई भी ऐसा काम नहीं जो वह नहीं कर सकती। उड़ते हुए बादलों के नीचे सुनहरे खेतों के बीच फसल काटती हुई असमिया बाला जब गीत गाते हैं तो सारी नाटी मंत्रमुग्ध हो उठती है। यानी यहाँ की लेडीज जब खेतों में काम करती है, मिट्टी का वो करती है, तो वहाँ की जो मिट्टी है मंत्रमुग्ध हो जाती है। उनका पहनावा भी बहुत सुंदर है। मखला, छाती तकने वाली चादर और शॉल, इसका लाल बूटेदार किनारा और मुगा, रेशम और कपास के सभी घरेलू वस्त्र ये सब करघों पर बुनती है। तो यानी ये अपने जो भी वस्त्र होती है वो सब अपने करघों पर बुनती है। गांधी जी ने कहा था कि असम की नारी जन्मजात बुनकर है। गांधी जी ने बताया था कि असम की जो नारियां हैं वो जन्मजात बुनकर है। यानी जन्मजात अपनी चीजें जो है बुनती है। वह करघों पर कविताएं बुनती है। सुंदरता को हानि पहुंचाए बिना
उसने अपने पहनावे में मितव्ययता का व्यवहार किया है। काम करते समय ये पेटीकोट और लंबी बाहों वाली शमीज पहनती है। पेटीकोट पर सुंदर पट्टा बांधने का नियम है। रंग इन्हें भी प्रिय है। यहाँ यह मान्यता है कि लड़की नाचना और बुनना नहीं जानती तो वह कुछ नहीं जानती। यानी इनके वहाँ के ये स्पेशल नियम है कि यदि लड़की नाचना नहीं जानती या फिर बुनना नहीं जानती तो वो कुछ नहीं जानती, यानी उसे कुछ नहीं जान आता। यहाँ की ये विशेष चीजें हैं कि लड़कियों को, वहाँ की नारियों को नाचना और बुनना जरूर आना चाहिए। इसीलिए नृत्य संगीत के क्षेत्र में यह प्रदेश किसी से पीछे नहीं है। इसीलिए ये जो प्रदेश है ये नृत्य के क्षेत्र में बहुत ही आगे है। वैसे भैंसे लड़ाना भी यहाँ का एक मनोविनोद है, लेकिन इनका प्रमुख त्योहार बिहू है जो यहाँ की संस्कृति का प्रतीक है। तो इनका मुख्य त्योहार जो है वो क्या है? बिहू है। बिहू उत्सव 3 तरह के होते हैं, काते बिहू या पगानी बिहू, माघ बिहू या भोगाली बिहू, चतर बिहू या रंगाली बिहू। तो ये 3 तरह के होते हैं। रंगाली बिहू इन तीनों में सबसे प्रमुख है। यह बसंत के अवसर पर मनाया जाता है। यह पुराने वर्ष को विदा करके नए वर्ष का स्वागत करता है। यानी जिस तरह से हम अपने नए साल को सेलिब्रेट करते हैं, इसी तरह से ये लोग अपने रंगाली बिहू को मनाते हैं। यानी इस दिन पुराने वर्ष को ये विदा करके नए वर्ष का स्वागत करते हैं। इसके 3 भाग हैं, गौ सेवा, आमोद प्रमोद और ईश्वर सेवा। तो इसके 3 प्रमुख भाग हैं, गौ सेवा, आमोद प्रमोद और ईश्वर सेवा। शेष भारत की तरह असम भी कृषि प्रधान है। यानी असम में भी कृषि जो है कृषि की जाती है। इसीलिए गाय बैलों की सेवा करना स्वाभाविक है। गौ सेवा के पर्व का नाम है गुरु बिहू। यानी इसीलिए यहाँ पर गाय और बैलों की सेवा की जाती है और गौ सेवा के पर्व को यहाँ पर क्या कहा जाता है? गुरु बिहू। नव वर्ष के पहले दिन मानोहर बिहू होता है। इसमें सब छोटे अपने बड़ों को नमस्कार करते हैं और मंदिर में इकट्ठे होकर कीर्तन करते हैं। यानी नए साल के दिन यहाँ पर मनोहर बिहू मनाया जाता है। इस दिन छोटे जो है बड़ों को नमस्ते करते हैं और सब इकट्ठे होकर मंदिर में कीर्तन करते हैं। जब प्रकृति आनंद बनाती है तब व्यक्ति कैसे चुप रह सकता है? वह नाना प्रकार के आमोद प्रमोद में मस्त हो जाते हैं। सब लोग घर घर जाकर कुर्ची गीत गाते हैं। बिहू नाच में युवक युवतियां समान रूप से भाग लेती हैं। पहले कैसे भी गीत गाए जाते रहे हो, लेकिन शंकरदेव के बाद पवित्र कीर्तन के गीत ही अधिक गाए जाते हैं। वैशाख में 7 दिनों तक यह त्योहार चलता रहता है। जाति धर्म वर्ष सबसे ऊपर होकर यह असलियत जाति की एकता और कृषि प्रधान संस्कृति का प्रतीक है। बांसुरी का मादक संगीत भी यहाँ बहुत लोकप्रिय है। यानी बांसुरी का संगीत भी यहाँ पर लोगों को बहुत ही प्रिय है। मेश्वर नाच का प्रचार महापुरुष शंकर देव ने किया था। मणिपुर नृत्य इस प्रदेश की विशेषता है। यहाँ के निवासी हंसमुख और संतोषी भी है। तो यहाँ पर वैष्णव नाच का प्रचार जो है वो महापुरुष शंकर देव ने किया था। मणिपुर नृत्य जो है वो इस प्रदेश की विशेषता है और यहाँ के जो निवासी हैं वो काफी हंसमुख और सहनशील वाले हैं, बहुत ही संतोषी हैं। पुरुष केवल धोती पहनते हैं और सर्दियों में कंधों पर चादर डाल लेते हैं। यहाँ का मुख्य भोजन जो है वो है दाल भात और मछली है। तो यहाँ के मुख्य भोजन के रूप में लोग क्या खाते हैं? दाल भात और मछली। पान ये लोग बहुत खाते हैं पर बिना कल्फे का। ये लोग पान बहुत खाते हैं लेकिन बिना कल्फे का। सुपारी खाते हैं और खूब खाते हैं। ये सुपारी भी बहुत खाते हैं। घरों में बत्तखें पालते हैं। नाना जातियों के कारण जो भिन्न प्रकार के रीति रिवाज दिखाई देते हैं वे अब आधुनिक सभ्यता के कारण मिटते जा रहे हैं। यानी ये लोग घरों में बत्तियां पालते हैं, बत्तखें पालते हैं और बहुत नाना जातियों के कारण जो भिन्न भिन्न तरह के रीति रिवाज वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो आधुनिक सभ्यता के कारण अब मिटते जा रहे हैं। असम आधुनिक हो रहा है। इसी क्रम से अनेक भाषाओं और बोलियों के मेल से असमियों का जन्म हुआ है। यानी वहाँ पर सभी भाषाओं और बोलियों के कारण सभी तरह के असमी लोग जो हैं पैदा हो रहे हैं। यानी कोई किसी भाषा से, कोई किसी भाषा के और धर्म से। यह देश इस देश की मुख्य
भाषा है। लिपि बांग्ला के समान है, लेकिन उच्चारण में बहुत भेद है। साथ उच्चारण ये ख की तरह करते हैं। अपने प्रदेश को असमी अबोध कहते हैं और च को स बोलते हैं, यानी ये लोग साफ हो तो खा बोलते हैं और अपने प्रदेश को ये असम की जगह क्या बोलते हैं, अहोम बोलते हैं, अहोम। और ये लोग चा को सा बोलते हैं, यानी ये चा नहीं सा बोलते हैं। असम के उत्तर में भूटान है, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है, पूर्व में नागालैंड और मणिपुर है और पश्चिम में बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल है। यानी इसके उत्तर में भूटान है, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है, पूर्व में नागालैंड और मणिपुर है और पश्चिम में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश है। अरुणाचल प्रदेश असम के उत्तर पूर्व में है। तिब्बत से आकर बांग्लादेश जाने वाली ब्रह्मपुत्र नदी बहुत लंबी, गहरी और चौड़ी है। यह बार बार बिफर कर यहाँ के निवासियों की सहन शक्ति की परीक्षा लेती रहती है। भूटान ने कितनी ही बार इसके भूगोल को बदला है, यानी जब भूचाल आ जाता है तो कितनी बार वहाँ का जो भूगोल है, भविष्य जो है वो बदल जाता है। इसके नगर और कस्बे अधिकतर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर ही बसे हुए हैं, यानी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ही यहाँ के बहुत सारे नगर और कस्बे बसे हुए हैं। वनों में साल, सागवान, सनीवर, महोगनी, सेमल, शीशम और बुला आदि अनेक प्रकार की कीमती लकड़ियाँ पाई जाती हैं। यानी इनके वनों में बहुत ही कीमती लकड़ियाँ पाई जाती हैं, जैसे सागवान, साल, महोगनी, शीशम, बुला, इन प्रकार की भी बहुत मिलती है। बांस, केला, सुपारी और खजूर के पेड़ यहाँ पर असाधारण रूप से लंबे और मोटे हैं। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य मन को लुभाने वाला है, यानी यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही सुंदर है, जिसको देखकर किसी का भी मन मोह सकता है। एशिया में पेट्रोलियम का पहला कुआं इसी प्रदेश में माकन स्थान पर 1867 में खोदा गया था। यानी एशिया में जो पेट्रोलियम का पहला कुआं खोदा गया था वो इसी प्रदेश के माकन स्थान पर 1867 में खोदा गया था। लखीमपुर और कछार में पेट्रोल तथा डिगबोर्ड में केरोसिन तेल खूब निकालता है। कोयले की खानें भी काफी मात्रा में यहाँ पर पाई जाती हैं। लेकिन इसके गौरव का कारण है चाय, यानी यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होती है, ये असम देश जो है इसका सबसे बड़ा गौरव क्या है, चाय। देश भर में जितनी चाय पैदा होती है उसका आधा भाग असम में होता है, यानी पूरे देश भर में जितनी भी चाय होती है उसका आधा भाग जो है वो असम से ही प्राप्त किया जाता है। चावल, जूट, ईख, मकई, तंबाकू, कपास, राई और सरसों यहाँ की मुख्य फसलें हैं। तो यहाँ की मुख्य फसलों में क्या आता है, चावल, जूट, ईख, मकई, तंबाकू, कपास, राई और सरसों। अनानास, आड़ू, केले, नारंगी, आलू और सुपारी भी यहाँ है। सिल्क, मूंगा और अड़ी यानी रेशम यहाँ की प्रमुख विशेषताएं हैं। चीनी, तेल और चावल की मिलें, सीमेंट, दिया सलाई और कागज बनाने के कारखाने भी यहाँ पर है। ग्रामोद्योग की दृष्टि से भी यह प्रदेश बहुत ही संपन्न है। चादरें, थैले, टोकरियां, पंखे और टॉप इत्यादि अनेक कलात्मक वस्तुएं यहाँ पर तैयार की जाती हैं। यहाँ पर इस तरह की चीजें भी तैयार होती हैं, चादरें, थैले, टोकरियां, पंखे, टॉप, ये सब चीजें भी यहाँ पर तैयार की जाती हैं। हथकरघा, हाथीदांत, ताड़ के पत्ते, मांस और बेत के काम तथा मधुमक्खी पालन में भी काफी लोग लगे हुए हैं। तो ये सब काम में भी लगे हुए काफी लोग। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट गुवाहाटी के आसपास के प्रदेश को प्रकाश देता है। इस क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा उपयोग करने का प्रयत्न अब बहुत ही तेजी से हो रहा है। यहाँ कई ऐसे सुरक्षित वन प्रदेश हैं जहाँ वन्य पशुओं की सुरक्षा की जाती है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वन प्रदेश हैं जहाँ पर वन्य पशुओं की सुरक्षा की जाती है। गुवाहाटी से 200 किलोमीटर पर काजीरंगा में एक अत्यंत सुंदर पशु विहार है। यह 440 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यानी गुवाहाटी से 200 किलोमीटर की दूर पर एक काजीरंगा पशु विहार है जो कि बहुत सुंदर है और ये 440 वर्ग किलोमीटर की में फैला हुआ है। इसमें एक सींग वाले गैंडे,
हाथी, भैंसे, सुअर, चीते, रीछ और हिरण तथा नाना प्रकार के पक्षी देखे जा सकते हैं। भूटान की सीमा के पास कामरूप जिले में मानस नाम का एक और सुंदर पशु विहार है। यानी भूटान की सीमा के पास ही कामरूप जिले में एक मानस नाम का सुंदर पशु विहार और भी है। कहा जाता है कि प्राग ज्योतिष की स्थापना राजा राम के वंशजों ने की थी। आर्यों के बाद मंगोलों ने इस प्रदेश पर अधिकार कर लिया था। यानी पहले आर्य आए थे और उसके बाद मंगोलों ने इस प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया था। नरकासुर इस जाति का राजा था। पुराणों में इसे भगवान विष्णु और धरती का बेटा बताया गया है। इसने अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार किए थे, इसलिए भगवान कृष्ण ने इसे मार डाला था। तो ये जो नरकासुर जाति का जो राजा था, उसने यहाँ की प्रजा पर बहुत ही अत्याचार किए थे, इसलिए भगवान कृष्ण ने उन्हें मार डाला था। इसका पुत्र भगदत्त महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ा था। इसका जो पुत्र था भगदत्त, वो महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ा था। उसकी सेना में किरात और चीनी आदि थे। युद्ध से पहले अर्जुन भी इस ओर आया था। उसने मणिपुर और नाग प्रदेश की राजकुमारियों से विवाह किया था। यानी युद्ध से पहले अर्जुन भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने मणिपुर और नाग प्रदेश की राजकुमारियों से विवाह किया था। ऐतिहासिक युग में इस प्रदेश की चर्चा गुप्त सम्राटों के समय में आती है। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में असम का उल्लेख है। उस समय इस प्रदेश का राजा समुद्र वर्मा सम्राट समुद्रगुप्त का समकालीन था। गुप्त वंश के किसी राजा मिहिर सेन गुप्त ने कामरूप के राजा सुस्थित वर्मा को युद्ध में हरा दिया था। इसी वंश में भास्कर वर्मा सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ। वह हर्ष का समकालीन था। यानी उसी के काल में ये राजा था, वो हर्ष के काल में आया था। चीनी यात्री हेनसांग इसी समय यहाँ पर आया था। उसने इस प्रदेश के बारे में लिखा है, यहाँ की भूमि जो है उर्वरा है, जलवायु आर्द्र और उष्ण है। और यहाँ की जलवायु जो है वो बहुत ही आर्द्र और उष्ण है। नहरें सदा बहती रहती है। यहाँ के निवासी सरल और सच्चे हैं। वे देवी की पूजा करते हैं। यहाँ अनेक देव मंदिर और संप्रदाय हैं। यानी ये लोग देवी की पूजा करते हैं और यहाँ बहुत सारे देव मंदिर और संप्रदाय हैं। इसके बाद अनेक राजवंश आए और गए। कोच वंश के शासकों के समय वैश्यकाल और संस्कृति का यहाँ बहुत ही प्रचार हुआ। इन्होंने अमोघों को आगे बढ़ने से रोका, लेकिन कुछ ही समय में उनकी शक्ति जो थी बहुत बढ़ गई। ये अगोम लोग जो थे शान जाति के थे और पारकई दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र की घाटी से आए थे। इनके नरेशों में एक जय ध्यान सिंह था। यानी इनके राजाओं में एक जय ध्यान सिंह था, जिसने मीर जुमला को हरा दिया था। लेकिन औरंगजेब के प्रतिनिधि आमेर के राजाराम सिंह को हराने का श्रेय प्रसिद्ध सेनापति लाचित बरफुकर को है। 17वीं शताब्दी में राजा गद्दार सिंह और रानी जयमती की कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है। रानी ने मरना स्वीकार किया, लेकिन शत्रु को राजा का पता नहीं बताया। ये शत्रु उनका अपना सेना नायक था, जो राजा को गद्दी से उतार कर स्वयं राजा के नाम से शासक बन गया था। अंत में गद्दार सिंह ने उसे हरा दिया, पर तब तक रानी मर चुकी थी। इन्हीं के पुत्र थे रुद्र सिंह। इनका समय में अहोम पूर्ण हिंदू बन गए। इनके समय में जो अहोम होता वो पूरा हिंदू बन गया था। इन्होंने अपनी माँ की स्मृति में जय सागर बनवाया। ये कवि भी थे, लेकिन इनके बाद अहोम लोग आपस में ही लड़कर समाप्त हो गए। तो इन्होंने अपनी माँ की याद में एक जय सागर बनवाया। ये कवि भी थे और इनके बाद, लेकिन जब ये नहीं रहे तो इनके बाद अहोम के जो लोग थे वो आपस में लड़कर समाप्त हो गए। मुसलमान बादशाह यहाँ के लोगों को लुटेरे समझते थे, जो समृद्ध प्रदेश को लूटकर लौट जाते थे। कुछ दिन इस प्रदेश पर बर्मा का अधिकार भी रहा, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस प्रदेश को अपने अधिकार में ले लिया। तो
कुछ समय बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उसने इस प्रदेश को अपने अधिकार में ले लिया था। इसके बाद जैसा कि शेष भारत में हुआ, यहाँ भी स्वाधीनता के लिए तड़प पैदा हुई। जैसे कि पूरे भारत में हुआ था कि आज़ादी के लिए लोग तड़प रहे थे, तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही था कि स्वाधीनता के लोगों के अंदर तड़प पैदा हुई। सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम में यहाँ के पीएलई बरफुकन जैसे व्यक्तियों ने ब्रिटिश शक्ति को चिन्ह दी। मणिराम और महेश चंद्र बरुआ हंसते हंसते फांसी चढ़ गए। इन लोगों को दबाने के लिए अंग्रेजों में जितनी शक्ति खर्च की उतनी पठान कबीलों को अधीन रखने के लिए भी नहीं की थी। गांधी युग में तरुण राम फुकन, नवीन चंद्र बरनोई, गोपीनाथ बरदलोई आदि नेताओं का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी यह प्रदेश पीछे नहीं रहा। यानी सन 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसमें भी ये देश पीछे नहीं रहा। पुरुषों के साथ साथ तनकलता जैसी युवतियां भी प्राणों को बलि देने से नहीं छूटी। यानी पुरुषों के साथ साथ जो युवतियां थी उन्होंने भी अपने प्राणों की बलि देने से वे पीछे नहीं हटी। असमिया साहित्य का उदय 13वीं सदी में हमें सरस्वती के प्रहलाद चरित्र से माना जाता है। 14वीं सदी में माधव कंदनी ने रामायण का अनुवाद किया था। उनकी रचना देवजीत असमिया की पहली महान कृति है। लेकिन इस साहित्य को सही दिशा दी 15वीं सदी में महापुरुष शंकर देव ने। उस समय उनकी कीर्तन घोष, माधव देव की नाम घोष और बड़ा गीत जैसी रचनाएं सामने आई। आधुनिक साहित्य का जन्म 19वीं शताब्दी में मिशनरियों के संपर्क से हुआ था। आज के प्रसिद्ध लेखकों में हेमचंद्र गोस्वामी, लक्ष्मीनाथ बैज बरुआ, चंद्र कुमार अग्रवाल, नलिनीबाला देवी, ज्योति प्रसाद अग्रवाल, कमलेश्वर चालिका, देवकांत बरुआ, लक्ष्मीधर शर्मा और हेमचंद बरुआ आदि के नाम लिए जा सकते हैं। यहाँ बंगला, उड़िया, हिंदी, गुजरी और नेपाली आदि भाषाएं बोली और समझी जाती हैं। तो यानी यहाँ पर बंगला भाषा भी बोली जाती है, उड़िया भी, हिंदी भी, गुजरी भी और नेपाली भाषाएं भी बोली और समझी जाती हैं। आप यदि गुवाहाटी से नाव में बैठकर पूर्व की ओर डिब्रूगढ़ जाएं तो अनेक मनमोहक दृश्य दिखाई देते हैं। नदी के बीच में कई सुंदर टापू हैं। गुवाहाटी असम का प्रदेश द्वार है। यहाँ जो टापू है उस पर उमानंद है। शिवरात्रि को यहाँ मेला लगता है। कामाख्या देवी का मंदिर यहीं पर है और यहीं पर है नवग्रह का सबसे पुराना मंदिर। तो शिवरात्रि को यहाँ पर बहुत अच्छा मेला लगता है और कामाख्या देवी का मंदिर भी यहीं पर है और यहीं पर नवग्रह का सबसे पुराना मंदिर भी है। ब्रह्मपुत्र पर सूर्यास्त का दृश्य बहुत ही रंगीन होता है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी पर सूर्यास्त का जो दृश्य होता है, यानी सूरज छिपने वाला होता है, उसका दृश्य जो होता है वो बहुत ही रंगीन, बहुत ही अच्छा होता है। तेल साफ करने का कारखाना और चिड़ियाघर जैसे बहुत से दर्शनीय स्थल यहाँ पर हैं। यानी यहाँ पर एक तेल साफ करने का कारखाना और चिड़ियाघर जैसे बहुत से दर्शनीय स्थल हैं जो लोग देखते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरे प्रसिद्ध नगर हैं जो नौगांव धान उत्पादन के लिए, शिवसागर ऐतिहासिक स्थानों के लिए, नागर काटिया डिब्रूगढ़ तेल और गैस के लिए तथा तिनसुकिया व्यापार के लिए, डिब्रूगढ़ और जोरहट संस्कृति और शिक्षा के केंद्र है। लेकिन असम की यात्रा ब्रह्मपुत्र के बीच में बसे हुए माचली द्वीप को देखे बिना पूरी नहीं हो सकती। तो कहते हैं असम की जो यात्रा है वो ब्रह्मपुत्र के बीच में जो बसा हुआ है एक माचली द्वीप, उसको देखे बिना पूरी नहीं हो सकती। महापुरुष शंकर देव द्वारा स्थापित वैष्णव संप्रदाय का यह मुख्य क्षेत्र है। यानी यहाँ पर महापुरुष शंकर देव ने वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की थी। असम की संस्कृति का सच्चा रूप यहीं पर मिलता है। यहीं पर आप असमिया नाट्य, नृत्य और संगीत से परिचय प्राप्त कर सकते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यानी ये जो द्वीप है ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो यहाँ पर हमने असम के बारे में पढ़ा है। असम कैसा प्रदेश है, इसकी
इस यह मतलब किस जगह बसा हुआ है, यहाँ पर किस तरह के लोग हैं, ये किस कहाँ, यहाँ पर किन किन लोगों द्वारा ये बसाया गया और यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है। तो बच्चों यह वाला चैप्टर अभी हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ।